हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दूसरा लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने इनकी बेसिक्स की बात की थी। उसमें हमने बात की थी कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण एवं समन्वय जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, उन्हें अपनी लाइफ से कैसे जोड़ते हैं। और इसके अलावा प्लांट के अंदर भी देखा था कि प्लांट के अंदर किस प्रकार से कंट्रोल हो रहा है और कोऑर्डिनेशन हो रहा है। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है उसके अंदर कौन सी सेल भाग लेते हैं, मतलब कोशिका, कौन से टिश्यू तक भाग लेते हैं या कौन सा सिस्टम तंत्र भाग लेता है। आज उसकी बात करेंगे किस प्रकार से हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। तो इसके अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर, मतलब जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करवाता है। तो उसके अंदर दो सिस्टम भाग लेते हैं। पहला जो है वो है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र, और जो दूसरा सिस्टम है वो है हमारा हार्मोनल सिस्टम। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें हार्मोन तंत्र, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है आपके शुरू के अंदर, जब 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, कि जो नियंत्रण एवं समन्वय है वो जो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो होता है, हमारे मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, वो मिलके करती हैं। वो किस प्रकार से उन्होंने मांसपेशियां लिख रखी हैं, वहाँ पे उस वर्ड को क्यों लिख रखा है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं एनिमल के अंदर, वो यही दो सिस्टम करवाते हैं। कौन से? नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। वो लाइन क्यों लिखी हुई है उसको अगर अभी समझाऊंगा तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर जैसे इसी लेक्चर के अंदर बता दूंगा मैं, जैसे हम आगे जाएंगे तो उसको बता दूंगा। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। हार्मोनल सिस्टम की बात हम अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। आज में जो टॉपिक लूँगा वो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम है, हमने पहले लाइफ प्रोसेस का जो पहला लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर हमने बताया था कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू मिलके ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद में क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम किससे मिलके बना होगा? ये नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होगा? ये भी सेल से मिलके बना होगा, मतलब कोशिका से मिलके बना होगा। चूंकि नर्वस सिस्टम जो है तंत्रिका तंत्र है, तो इसमें जो सेल्स होंगी उन्होंने हमने इसी के नाम से नाम दे दिया। उनको क्या नाम दे दिया? या तो नर्व सेल बोल दिया, या मतलब तंत्रिका कोशिका, या उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन, या इसके अलावा क्या बोलते हैं उन्हें? न्यूरॉन नाम क्यों दिया? क्योंकि तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की जो सेल्स थी उसकी वजह से हमने उन्हीं को नाम याद रखने के लिए कि जब भी नर्व सेल की बात हो या न्यूरॉन की बात हो तो हमें ये समझ में आ जाए कि हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से इनको नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं नर्व सेल को। तो आपने 8th क्लास में या 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, हम पढ़ा देंगे फिर से। ये नर्व सेल जो होती है उसका काम क्या होता है? काम क्या होता है आपने पढ़ा होगा, या सुन लो, इसका क्या काम होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। क्या काम होता है? सूचनाओं का संचरण। क्या काम होता है? सूचनाओं का संचरण। किस प्रकार से वो हम आगे बताएंगे। अभी इतना याद रख लो कि जो नर्व सेल होती है उसका काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, मतलब सूचनाओं का संचरण करना। ये आपने पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अगर नर्व सेल का काम है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, तो नर्व सिस्टम का क्या काम होगा? बताओ। वही काम होगा जो नर्व सेल का है, क्योंकि बहुत सारी सेल मिलके किसका निर्माण करती है? सिस्टम का। तो अगर हम एक सेल का फंक्शन जान लेंगे तो इस पूरे सिस्टम का हमें फंक्शन समझ में आ जाएगा।
भाई अब बात समझ में आई हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें नर्व सेल का फंक्शन समझ में आ गया, इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई, तो हमें नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगी, इसका फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। इसका काम तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से होता है, ये इसके कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना होता है, या इसके अंदर हम किन किन भागों को देखते हैं। तो देखो नर्वस सिस्टम है, अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। किस प्रकार से करते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर न्यूरॉन्स है, पूरी बॉडी के अंदर नर्व सेल है। तो हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे उनको, किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि ये कहाँ की है। मतलब एक ओवरव्यू तो हमारे पास होना चाहिए कि ऊपर से अगर कोई शब्द बोले तो हमें ये पता चल जाए कि यार इसका काम ये होगा, थोड़ा बहुत पता चल जाए। तो अगर हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं एक गोला बनाता हूँ, एक गोला बनाता हूँ, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये इसका सेंटर होगा। और इसकी परिधि कौन सी होगी, ये होगी। पर ये भी परिधि है, ये सारी परिधियाँ हैं इसकी, हैं। तो अगर मैं एक ह्यूमन की स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो आपके समझने के हिसाब से मैं एक ह्यूमन की स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये आपको समझ में भी आ जाएगी। ये एक ह्यूमन है मान लो। अब इस ह्यूमन का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, मतलब अगर मेरी बॉडी की बात करें तो सेंटर कौन सा होगा, ये इसका सेंटर होगा। तो मेरी बॉडी के अंदर सेंटर में कौन सा है, एक तो ब्रेन आ गया और ये भाग आ गया, मतलब ये वाला पार्ट आ गया। दिख रहा है आप पढ़ाई वाला पार्ट देख रहे हो, आप पढ़ाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अपना चैनल है, ये वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ पे बनाऊँ तो ये वाला पार्ट हो गया। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हुई, एक तो ब्रेन आया और दूसरा क्या आया, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। और इसके अलावा जो पार्ट जहाँ पे नर्व प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा यहाँ पे जो भी नर्व प्रेजेंट होंगे वो कहाँ है, इसके सेंटर से बाहर हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, परिधि की तरफ। तो उन्हें क्या बोलेंगे, पेरिफेरल। मैंने अभी तक इन्हीं दोनों भागों का नाम नहीं लिखा हूं मैं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब आप खुद लिख लोगे इनको। क्या लिखोगे, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक आएगी सेंट्रल नर्व सिस्टम, और मतलब इस क्या हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, कौन सा हो गया, ये तो सेंट्रल वाला हो गया। ये दूसरा कौन सा हो गया, परिधि भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आया, दोनों मीनिंग का, दोनों कैसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं समझ में आया। मतलब जो सेंटर में प्रेजेंट होगा वो कहाँ, उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्व सिस्टम। और जो परिधि में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, परिधीय। अब ये मिलके किससे बना है, नर्व से, हैं। अब इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, नर्व सेल की। क्योंकि अगर हम नर्व की स्ट्रक्चर समझ लिए, उसका फंक्शन समझ लिए, तो हमें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। इसमें से एक बात और रह गई कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर एक तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, एक ब्रेन हो गया, ब्रेन मतलब मस्तिष्क हो गया। अब इसके अंदर और जो यहाँ पे जो नर्व प्रेजेंट है वो किस में आएंगे, पेरिफेरल। अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं एक नर्व के स्ट्रक्चर की। नर्व की जो स्ट्रक्चर है वो आपके 9th क्लास के अंदर दी हुई है, पर जो फंक्शन है उसका कि किस प्रकार से वो ट्रांसमिशन करती है, सूचनाओं को लेके जाती है, इन्फॉर्मेशन को, वो कहाँ दिया हुआ है, 10th क्लास के अंदर। तो हम अब दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ेंगे। मतलब पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी आपको तो हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो नर्व सेल है, सेल कोशिका एक नॉर्मल कोशिका की तरह ही वो होती है, पर उसके अंदर क्या है, कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के आदान प्रदान के लिए। क्योंकि सेल जिस प्रकार का उसका काम होता है उस हिसाब से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार से नर्व सेल जो होती है वो बनाओगे आप इसे, वो भी उसमें भी क्या हो गए, मॉडिफिकेशंस हो गए। आप नर्व सेल को इस प्रकार से सी बना के बना सकते हो। अब सेल है, अगर मैं यहाँ एक कोशिका के बारे में आपको समझाऊं तो उसके सेंटर में क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो इसके सेंटर में भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। आप एक इसे एकदम नॉर्मल से ये ऐसे सेल सी मान लो एक बार,
ये समझाने के लिए ऐसे नहीं है, मतलब ये एक सेल बना के, ऐसे गोल सेल बना के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, मतलब क्या होगा, केंद्रक होगा। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा चारों तरफ यहाँ पे क्या होता है, जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट है, नर्व सेल के अंदर या तंत्रिका कोशिका के अंदर प्रेजेंट है। तो इस साइटोप्लाज्म को, मतलब कोशिका जो द्रव्य है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्म बोल देते हैं, मतलब न्यूक्लियो द्रव्य बोल देते हैं। अब इसके बाद में इस सेल के अंदर क्या होती है, इस सेल, मान लो ये नॉर्मल सेल थी, इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे प्रोसेस निकल जाएंगे, मतलब पर्वत निकल जाएंगे इससे, यहाँ से क्या निकल जाएंगे, ऐसे पर्वत निकल जाएंगे। जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाई है, जहाँ ये बनाई है, अब इसको मिटा देता हूँ मैं। अब जो ये बनाई है मैंने, ये बनाई है, ये क्या है, पर्वत निकले हुए हैं इस प्रकार से। क्या निकले हुए हैं, इस प्रकार से पर्वत निकले हुए हैं, देख रहे हो तुम, इस प्रकार से पर्वत निकले हुए हैं। अब क्या है कि इन पर्वत का भी कुछ नाम होगा, क्योंकि सेल से अलग स्ट्रक्चर है तो हमने इनको भी कुछ नाम दे दिया। अब इनका क्या नाम होगा, बोलो, पढ़ा होगा तो क्या होता है, डेंड्राइट्स, मतलब दुम्राक्ष से बोलते हैं, या इन्हें हिंदी में भी डेंड्राइट्स बोल देते हैं, डेंड्राइट बोल देते हैं। अब क्या, ये भी क्या है, कोशिका के पर्वत है, पर एक जो कोशिका पर्वत होता है, इसी सेल से एक कोशिका से एक पर्वत वो निकलता है, वो पर्वत क्या होता है, लंबा होता है। वो क्या होता है, लंबा होता है। तो अगर इसको भी डेंड्रोन बोल देंगे या डेंड्राइट्स बोल देंगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इसको एक अलग नाम दे दिया, और इसको क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया एक्सोन, मतलब तंत्रिकाक्ष। क्या नाम दिया, तंत्रिकाक्ष। अब ये जो होता है एक्सोन, जो होता है ये आखिर के अंदर जाके कुछ ब्रांचेज में बढ़ जाता है। ये एक्सोन जो होता है वो आखिर में जाके कुछ ब्रांचेज में बदल जाता है। इस प्रकार से क्या बना लेता है, ब्रांचेज बना लेता है। तो ये ब्रांचेज आगे जाके क्या है, थोड़ी ऐसे मतलब चौड़े टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका क्या फ़ायदा है उसकी बात हम आगे करेंगे, पर अभी ये क्या है कि चौड़े टाइप के स्ट्रक्चर बना लेती है। क्योंकि अगर इस नर्व की बात करें, या नर्व सेल की बात करें, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से थी, सेल के पास से ही बात करेंगे। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग थी, और ये क्या है, इसका अंत है। यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पे अंत है, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, नर्व एंडिंग, या एंड पार्ट ऑफ नर्व, या नर्व एंडिंग बोल देंगे, मतलब तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग। क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आई, इसके अलावा क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ था। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ कि ये जो एक्सोन होता है, यहाँ पे प्रोटीन की क्या है, लेयर लगी होती है। इस प्रकार से क्या होती है, प्रोटीन की एक लेयर लगी होती है, जो किसकी बनी होती है, माइलिन शीट की। किसकी होती है, माइलिन शीट की, मतलब माइलिन आच्छद। किसकी होती है, माइलिन आच्छद की। अब ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इसका फंक्शन किस प्रकार से होता है। फंक्शन क्या होता है उसकी बात तो हमने कर ली, पर इसका फंक्शन किस प्रकार से होता है, इसका क्या काम था, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का आदान प्रदान। अब देखो किस प्रकार से होता है सूचना का आदान प्रदान। मान लो कि मैं यहाँ टच करता हूँ, मुझे पता चल गया। क्यों पता चला, किस प्रकार से पता चला, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पूरी बॉडी के अंदर ये तो सेंट्रल नर्व सिस्टम था, इसके अलावा पेरिफेरल नर्व सिस्टम था, उसके अंदर भी क्या थी, न्यूरॉन्स थे। मतलब यहाँ पे भी क्या है, न्यूरॉन प्रेजेंट है या नर्व सेल प्रेजेंट है, तंत्रिका कोशिका प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ टच करूंगा, यहाँ मैंने टच किया, यहाँ पे जो नर्व सेल थी वो क्या हो गई, स्टिमुलेट हो गई।
प्रेरित हो गई। वो जैसे प्रेरित हुई, किस प्रकार से प्रेरित हुई कि यहाँ पे मान लो मैंने टच किया और यहाँ इस नर्व सेल के इस डेंड्राइट के पास, नर्व सेल के डेंड्राइट के पास सूचना आई और ये क्या हो गई, प्रेरित हो गई। ये हो गई यहाँ पे स्टिमुलेट। तो स्टिमुलेट होने के बाद में जो हमने इम्पल्स दी थी, जो सूचना दी थी, वो सूचना यहाँ पे क्या है, किसके फॉर्म में, एक नई फॉर्म में चेंज हो जाती है। हमने सूचना एक फिजिकल मोमेंट के रूप में दी थी, वो यहाँ पे आके एक दूसरी चीज में बदल जाती है। ये नाम आपने लिख लिए होंगे या याद कर लिए होंगे, ये मिटा देता हूँ मैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने टच किया, ये जो फिजिकल मोमेंट था ये यहाँ चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन के रूप में या इम्पल्स के रूप में। किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, मतलब विद्युतीय सूचना के रूप में। समझ में आया? जो हमने बाहर से टच किया था वो अब किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपको अजीराज सर पढ़ा रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो भी चीज़, मतलब जो भी बिजली आती है, विद्युत आती है, वो किसके रूप में आती है, पॉजिटिव नेगेटिव आयनों के रूप में। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट ने ली, उसने इसको ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के अंदर बदल दिया। अब ये यहाँ से होते हुए कहाँ, एक्सॉन से होते हुए कहाँ पहुंचेगी, एंड ऑफ नर्व के पास। कहाँ पहुंचेगी, एंड ऑफ नर्व के पास। किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंच गई, कहाँ आ गई इंफॉर्मेशन, नर्व एंडिंग के पास में। किसके रूप में, आयंस के, विद्युतीय रूप में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के रूप में। अब यहाँ पे पहुंच गई। इसके बाद में उस इंफॉर्मेशन का क्या होता है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसी डायग्राम को फिर से बना लेता हूँ। ये आगे वाली बात तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि कैसे आगे आई, किस प्रकार से वो चेंज हुई। वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज हुई और कहाँ तक पहुँच गई, नर्व एंडिंग के पास। अब मान लो ये पीछे वाला न्यूरॉन था, मैं आखिरी वाला पार्ट बना देता हूँ। ये एक्सॉन था और ये क्या थी, नर्व एंडिंग थी। यहाँ पे ये क्या थी, नर्व एंडिंग थी। यहाँ पे क्या होती है, वेसाइकल होती हैं आपके लेवल तक, वो इतना ज़्यादा नहीं है, पर मान लो यहाँ पे ये आ गई इंफॉर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव आयनों के रूप में, या छोड़ो पॉजिटिव नेगेटिव आयन छोड़ो तुम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ गई, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ गई इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है अब यहाँ से कहाँ जाएंगी, दूसरे नर्व के अंदर, दूसरे नर्व सेल के अंदर जाएगी। तो वहाँ पे भी क्या होगे भाई, वही नर्व, वैसे ही कोई नर्व सेल होगी। मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये नर्व सेल होगी, इसके ये डेंड्राइट्स होंगे या नहीं, ये इसके डेंड्राइट्स होंगे। तो यहाँ तक ये नर्व सेल पहुँचेगी, सॉरी इंफॉर्मेशन पहुँचेगी, नर्व सेल नहीं। यहाँ से क्या, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो यहाँ से कहाँ पहुँचेगी, इसमें, इसके अंदर पहुँचने के बाद में डेंड्राइट से किस में बदल जाएगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और फिर चली जाएगी। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, इस पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में, विद्युतीय रूप में जो सूचना है वो दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। किसके लिए, कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो वो जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है केमिकल फॉर्म। क्या होता है, केमिकल फॉर्म या रासायनिक सूचना बोल दो, रासायनिक सूचना बोल दो या रासायनिक फॉर्म बोल दो। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सूचना थी, इम्पल्स थी, वो हमारी चेंज हो गई किसके अंदर, केमिकल फॉर्म के अंदर। और वो केमिकल फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी इस गैप के अंदर, और यहाँ से होते हुए कहाँ पे पहुँच जाएगी, डेंड्राइट्स के पास, और दूसरे नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलेगी, यहाँ से निकलेगी, नर्व एंडिंग आएगी, और फिर यहाँ से फिर से केमिकल फॉर्म में बदलेगी, और फिर अगली वाली न्यूरॉन के पास। इस प्रकार से क्या होता है, संचरण होता है। समझ में आया कैसे होता है, एक बार फिर बता देता हूँ। मान लो आपने एक टच किया, जो टच जो मतलब रिसेप्टर में वहाँ से डेंड्राइट के पास पहुँची, या आपने स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस क्या होते हैं, पहले स्टिमुलस को समझ लीजिए। स्टिमुलस वो कोई भी उद्दीपक, कोई भी चीज जो क्या कर दे आपकी जो नर्व सेल है उसे स्टिमुलेट कर दे, उसे प्रेरित कर दे। मतलब वो कोई भी चीज, अगर मैं ये मेरा यहाँ तक है ये, तब तक मेरे दिमाग में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई है कि ये टच हुआ या नहीं। क्यों, क्योंकि ये अभी तक जब इससे दूर है तो इसने यहाँ पे जो नर्व सेल प्रेजेंट है इस अंगुली के अंदर, उनको स्टिमुलेट नहीं कर पाई, उनको प्रेरित नहीं कर पाई। पर जैसे ये टच होगी ये एक उद्दीपक की तरह कार्य करेगा, या स्टिमुलाई की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसने क्या किया, जो नर्व सेल थी उसे स्टिमुलेट कर दिया।
तो इस प्रकार से स्टिमुलेशन मिला, वो किसमें, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, विद्युतीय फॉर्म में चेंज हुई, उसके बाद में पूरे नर्व सेल के अंदर गई और एंड ऑफ द नर्व के पास वो केमिकल फॉर्म में चेंज हुई और एक गैप के अंदर आ गई, एक गैप के अंदर आ गई। वहां से या तो नर्व के पास और मान लो किसी ग्लैंड के पास आई हो, या मान लो किसी ग्लैंड को सूचना देनी है या ग्लैंड के पास सूचना आई है, तो किसको, किसी ग्लैंड को, मतलब किसी ग्रंथि को हमें अगर सूचना देनी है तो ग्रंथि के पास चली जाएगी। तो इस गैप को, ये जो गैप बना, यहां पे जो तुम ये गैप देख रहे हो, ये जो गैप देख रहे हो, इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ये कोई गैप नहीं है, गैप जैसा दिख रहा है पर ये एक फंक्शनल यूनिट है, ये एक फंक्शनल यूनिट है। ये गैप दिख रहा है आपको पर ये फंक्शनल यूनिट है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी तो काम हो रहा है, यहां पर भी तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, संचरित हो रही है। तो ये एक फंक्शनल गैप है जिसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दो न्यूरॉन के बीच में वह जगह जो किसको, सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में लेके जाती है। ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात और फंक्शन की बात। उसके बाद हमने दोनों कर ली। ये जो नर्व जो होती हैं, ये सेल क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। मतलब अगर आपकी ज्ञानेंद्रियों में प्रेजेंट है, जैसे कि आपके अगर इंटरनल ईयर के अंदर प्रेजेंट है, आंतरिक कर्ण के अंदर प्रेजेंट है, तो बैलेंसिंग का काम करेंगी। अगर आपके नोज के अंदर प्रेजेंट है तो वो किसको, सुगंध को। और इसके अलावा अगर मान लो कि आपकी टंग के अंदर, जीभ के अंदर प्रेजेंट है, तो किसको, स्वाद को। तो स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको अगर जुकाम लग गई, कफ हो गया, तो क्या आप सुगंध ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो बंद हो जाते हैं उस टाइम, वो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं। ये तो बात हो गई। अब हम एक चीज की और बात कर लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन पहले छोड़ा था, एक क्वेश्चन तो हमने पहले छोड़ दिया था। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था कि एनसीईआरटी के अंदर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर मसल हमारी मांसपेशियां और नर्व होती हैं। मान लो कि मेरे हाथ घुमाना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई और हाथ क्या हो गया, घूम गया। तो एनिमल जो है, एनिमल का मेन जो काम है क्या, कि वो गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गमन करते हैं। ये हमने सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर मोमेंट वाली बात की थी, ये ग्रोथ के साथ और बिना ग्रोथ के साथ, वो आप वहां से पढ़ लेना ज़्यादा। तो हम क्या कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है, हमारी मांसपेशियों के अंदर संकुचन करवाना होता है। तो हम जब एनिमल की बात करते हैं, आपके लेवल तक, 10th लेवल तक, मतलब वही मानते हैं कि हम गति कर रहे हैं तो वो जीवित हैं। तो उन्होंने उसी हिसाब से आपको एनसीईआरटी में ये लिख दिया है कि नियंत्रण एवं समन्वय के लिए क्या होते हैं, न्यूरॉन और मतलब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां होती हैं। उसी के हिसाब से लिखा है कि और किस प्रकार से जाता है कि जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन था, ये इसकी नर्व एंडिंग थी, ये इसकी क्या थी, नर्व एंडिंग थी। यहाँ पे क्या थी, मान लो ये एक मसल है, ये क्या है, मसल है, ये मसल फाइबर है, ये एक मसल है आपकी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो इम्पल्स आई थी आपकी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो इम्पल्स आई थी, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो इम्पल्स है वो केमिकल फॉर्म में चेंज होगी, केमिकल फॉर्म में बदलेगी और कहाँ पे चली जाएगी, इसके पास, इस मसल के रिसेप्टर के पास चली जाएगी। यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे उसके पास ये क्या दे देगी, सूचना दे देगी। जैसे इसे सूचना मिलेगी, मान लो मेरे हाथ अभी ऐसी कंडीशन में है, अब मैंने सोचा मुझे इसे मोड़ना है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन गई यहाँ की मसल्स के पास, उन्होंने इसे संकुचित करा दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है। और इसे क्या बोलते हैं, किसके बीच में जंक्शन हो रहा है, ये किसके बीच में जंक्शन हो रहा है, नर्व और मसल्स के बीच में। तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो ये आखिरी एग्जाम्पल है। मैंने इसको इसीलिए बचा के रखा था कि अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो अगर आप आखिर तक बने हुए तो आपको कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आप अगर एक बस में सवारी कर रहे हो, आपको यहाँ से एक गांव से आपने शुरू किया, इसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है, इसके बीच में एक स्टेशन है, इसके बीच में एक स्टेशन है, और यहाँ पे एक दूसरा गांव है। आपको यहाँ से यहाँ इस गांव में जाना है, पर एक बस है,
एक बस यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जाती है। तो अगर वो डायरेक्ट नहीं जाती है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको क्या है, इस स्टेशन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, बस बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप एक बस में बैठे, यहाँ से आप एक बस में बैठे और यहाँ तक पहुँच गए, इस बस में से यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे क्या करोगे, आप इस बस से नीचे उतरोगे और क्या करोगे, दूसरी बस के अंदर यहाँ से चढ़ जाओगे और दूसरे गांव में यहाँ पहुँच जाओगे। यही नर्व इम्पल्स करती है। एक नर्व के अंदर क्या थी, इम्पल्स आई इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। यहाँ आप बस में बैठे हुए थे, आपने कोई काम नहीं किया, आप बस में बैठ के आ गए। तो वहाँ पे जो पहली जो नर्व थी, इस प्रकार से समझना कि जो पहली नर्व थी उसके अंदर क्या था, जो इम्पल्स थी वो किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। आप बस में जा रहे हो, पेट्रोल से चल रही है बस या इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आप यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ से यहाँ तक नर्व क्या हुई, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पहुँच गई। जो आपका गेट है वो आप डेंड्राइट मान लो, जो गेट है वो डेंड्राइट मान लो। तो यहाँ पे आप उतरे, अगले बस में अगर आपको चढ़ना है तो आप गेट से ही चढ़ोगे, तो अगले में जाएगा। तो यहाँ पे किससे आएगी, किससे जाएगा, डेंड्राइट में सोचना। और यहाँ पे इसने क्या किया, दूसरी फॉर्म में अपने से वर्क किया, अपनी एनर्जी यहाँ से यहाँ चढ़ने में इसने क्या किया कि दूसरी एनर्जी का, खुद की एनर्जी का यूज किया। तो यहाँ से यहाँ चढ़ने में ये जब ये इम्पल्स या ये सूचना इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इसमें किस में चेंज हुई है, केमिकल एनर्जी में, सॉरी केमिकल इन्फॉर्मेशन की एनर्जी नहीं, केमिकल इन्फॉर्मेशन के रूप में चेंज हुई। और उसके बाद इस बस में चढ़ गई और ये अपने गांव पहुंच गई। तो यहाँ से ये क्या हुआ, केमिकल में नर्व में गई, यहाँ से जहाँ इसको पहुँचना था। मतलब ऐसे बहुत सारे गाँव मान लो, बहुत सारे गाँवों के बीच में बस स्टेशन मान लो, उस प्रकार से ये बहुत सारे नर्व से होते हुए जहाँ इसको पहुँचना था वहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँचती है, हमारे ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। उसके बाद हम जब अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि इनको लेके कौन जाता है, जो लेके जाता है इन्फॉर्मेशन को उनको क्या कहते हैं, जो लेके आता है उनको क्या बोलते हैं, उन सब चीज़ों की बात हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इससे पहले आपके एनसीईआरटी में वैसे तो रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ है, पर रिफ्लेक्स एक्शन को समझने से पहले आपको ब्रेन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन समझने पड़ेंगे। जब आप वो समझ लोगे तो आपको फिर मान लो कि वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उतनी आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा इतनी देर में। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, वीडियो के नीचे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।